सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 8 की साइंस का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो पहले इस टॉपिक का मतलब ये जो चैप्टर उसका नाम समझते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो सबसे पहले टर्म है ये कंजर्वेशन यूज़ किया है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? टू सेव एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ को बचाना। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब क्या होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना। अब किससे? अब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्म होते हैं ह्यूमंस की वजह से, तो उनसे बचाना है। तो ये चैप्टर पूरा बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, एंडेंजर्ड स्पीसीज इन सब पे। तो पहले जो हम करेंगे, पहले हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है इस टर्म का मतलब मैं बता देता हूँ। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा, पहले ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन नेचुरल कंडीशन, all kinds of plants, animals and other organisms inhabiting a region from amoeba to blue whale and from the algae to mycete to a tree make up the biodiversity of the place। मतलब बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो एक ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी होती है नेचुरल कंडीशंस में, जिसमें सारे काइंड के एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स आते हैं। चाहे वो कोई अमीबा से ब्लू व्हेल हो या फिर चाहे कोई वो छोटे से मतलब छोटे से एल्गे से सुकोया ट्री, एक बहुत बड़ा ट्री होता है, वो हो। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। बायो डाइवर्सिटी refers biodiversity refers to the variety of organisms inhabiting या फिर और लिविंग इन नेचुरल कंडीशंस। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन जैसे है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो मैंने आपको बता तो दिया क्या होता है। अब बायोडाइवर्सिटी ना कुछ भी हो सकती है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत अमाउंट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी बायोडाइवर्सिटी बनती है। और कुछ लोग तो मानते हैं कि अर्थ भी एक बायोडाइवर्सिटी है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हमारा हो गया। तो अब हम चलते हैं इकोसिस्टम की तरफ। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि असल में इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम में सारे, ये एसएसटी में पढ़ना होता है बेसिकली, जो सारे बायोटिक ज्योग्राफी में जो सारे बायोटिक फैक्टर है और एबायोटिक फैक्टर है उन दोनों को मिल जाते हैं तो इकोसिस्टम बन जाता है। तो बायोटिक फैक्टर होते हैं जो लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट इकोसिस्टम, और एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। एबायोटिक में जैसे आ गए जैसे हम आ गए, काव आ गई, कैटल्स आ गए, ये सब आ गए। और एबायोटिक में प्लांट्स, विंड, सन, ये सब आ गए। तो ये सब इकोसिस्टम के पार्ट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। फिर अब हम चलते हैं अगला, फॉरेस्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो देखो, फॉरेस्ट जो है वो तो हमें पता है कि क्या होता है, जिधर बहुत सारे ट्रीज होते हैं ये सब। तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो मतलब इम्पोर्टेंस मतलब हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें से, यूजफुल क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो पहले तो अब तो हमारा जो पहला हो गया वो तो हो गया यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे हमें टिम्बर मिलता है, रबर मिलता है, पेपर मिलता है, ये सब ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है। मेडिसिन भी मिलती है। फिर अगला हो गया स्टोर हाउसेस ऑफ वाटर।
क्योंकि ये मैं स्टोर हाउसेस ऑफ वाटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्लांट होते हैं ना वो जो बारिश का पानी होता है रेन वाटर उसे ब्लॉक कर लेते हैं और सॉइल के अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पानी जो रेन वाटर होता है वो सॉइल के अंदर पोरस होते हैं, जगह जगह छेद होते हैं तो उनके अंदर घुस जाते हैं, तो इसे कहते हैं स्टोर हाउसेस ऑफ वाटर। और एक और है प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब होता है जो मिट्टी लैंडस्लाइड होती है ना, जब हम आजकल देखते हैं मॉनसून में इन सब जगह इन सब समय में तो ये क्या होता है ना, इधर पहाड़ों में ना पेड़ ये सब काट देते हैं और पेड़ की जो रूट्स होती है ना वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, होल्ड करके रखती है सॉइल पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से सॉइल मतलब लैंडस्लाइड नहीं होती है, लैंडस्लाइड्स ये सब, तो वो उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन होने से बचाता है फॉरेस्ट। और आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, जो सबको पता है, रिन्यू ऑक्सीजन, मतलब वो हमें ऑक्सीजन देता है फॉरेस्ट, और जो हम ऑक्सीजन मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज दैट अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो बायोडाइवर्सिटी को बहुत गंदा अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हार्म होती है। आप देखो तो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिससे बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है, जैसे मोस्टली है डिस्ट्रॉइंग ऑफ हैबिटेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हम अपने घर बनाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और जंगल काट के घर बना लेते हैं, तो ये होता है बेसिकली। तो अब जो ये आपने भी पढ़ा होगा पहले टर्म डिफॉरेस्टेशन, तो जिसने पढ़ा मैं उसे बता देता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन असल में होता क्या है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब ट्रीज को काटा जाता है तो उन्हें डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। और डिफॉरेस्टेशन भी एक तरीके के मतलब डिफॉरेस्टेशन भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो अफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। फिर अब हम पढ़ते कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो पहला होता है इफेक्ट्स ऑन कार्बन साइकिल। इसका मतलब होता है कि जब कार्बन साइकिल होती है, देखो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो जो हमारे जो पेड़ है वो रिन्यू करते थे ऑक्सीजन को। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, अब उसे लेंगे तो नहीं अपने अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते थे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस क्या लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसलिए इफेक्ट ऑन कार्बन साइकिल। फिर दूसरा है इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी उसकी ट्रांसपिरेशन होता है, उससे मतलब बहुत छाया वाले एरिया बन जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा छाया वाले एरिया बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, उसकी वजह से मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है। मॉडरेट मतलब होता है बीच का टेम्परेचर, पर जब ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है। और एक तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी तो टेम्परेचर राइज होता है। फिर हमारा अगला ले लो इफेक्ट्स ऑन वाटर साइकिल, मतलब जो वाटर साइकिल है उसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं। आप जो देखो मेजर मतलब माइंड अ पार्ट जो वाटर साइकिल का है, उसमें 10% वाटर जो इवेपोरेट होता है वो हमारे फॉरेस्ट का होता है, और वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जिसकी वजह से इफेक्ट होता है वाटर साइकिल में। फिर अगला है हमारा सॉइल इरोजन या लैंड डिग्रेडेशन। देखो सॉइल इरोजन अलग लेता है, अभी लैंड डिग्रेडेशन करते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन होता है कि लैंड जब डिग्रेड होती है, मतलब कोई ग्रेड की बात नहीं करो, जब सॉइल जो लैंड होती है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर लेती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लूज कर लेती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ये सब उसकी फर्टिलिटी रखते हैं, और वो इसकी वजह से सॉइल इरोड भी हो जाती है, तो इसलिए लैंड डिग्रेडेशन। फिर हमारा ले लो हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं, तो जैसे लायन टाइगर ये सब होता है, अगर हम जंगल काट दें उनके तो कहाँ रहेंगे, तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। और हम पे भी आखिर में फर्क पड़ता है इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि फॉरेस्ट ना हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स देता है, हमें मतलब बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें देता है जो हमारे काम की होती है। मतलब बिना फॉरेस्ट के लगभग हमारा जीना नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। फिर अगर हम पढ़ते हैं
एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेंजर्ड पहले टर्म समझते हैं। तो एंडेंजर्ड क्या होता है? एंडेंजर्ड होता है जो एक्सटेंट होने वाला हो, तो मतलब वो एक्सटेंट होने वाले हो उन्हें एक लिस्ट में डाल देते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा एंडेंजर्ड टर्म। तो कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं। तो जैसे कुछ प्लांट्स ले लो, ग्लोरिसा लिली, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है मतलब प्लांट्स की। और एनिमल्स में ले लो, जायंट पांडा ले लो, लायन ले लो। अब जायंट पांडा का मैं बताता हूँ, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो सिर्फ एक सोर्स फूड पे होते हैं, डिपेंड होते हैं, मतलब वो एक ही तरीके का खाना खाएंगे। मैं हर्बीवोर कार्निवोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब बात करूँ जायंट पांडा सिर्फ बैम्बू खाते हैं, बैम्बू सूट्स। तो वो क्या होता है, वो चाइना में मेनली होते हैं। तो क्या होता है कि चाइना में ना डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए 50% ऑफ बैम्बू के जो फार्म्स थे वो काट दिए, जिसकी वजह से जो जायंट पांडा है वो आगे एंडेंजर्ड स्पीसीज में। तो ये जायंट पांडा का जो केस था। और एक होता है ओवर एक्सप्लोटेशन टर्म, मैं आपको बता देता हूँ। ओवर एक्सप्लोटेशन टर्म मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना, मतलब अपनी ह्यूमन की ग्रीड के लिए उसे कुछ ज़्यादा यूज़ करना, जितना उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना वो फेयर नहीं है यूज़ करना। जैसे हम फिशिंग मेथड से यूज़ करते हैं, व्हेलिंग करते हैं, जो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, इलीगल होती है। इलीगल ट्रेड की वजह से भी एंडेंजर्ड होते हैं, टाइगर की इलीगल ट्रेडिंग होती है। तो ये जो इलीगल ट्रेडिंग होती है उसकी क्या टर्म एक है पोचिंग, POA, मेरा लिख देता हूँ, POACHING, पोचिंग, ठीक है। तो हाँ, हमें कहा था हाँ मरीन एनिमल्स ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। जैसे वेलिंग होती है, उसमें क्या है, वेल जो इलीगल है वो उन्हें एक्सटेंड उनकी वजह से एंडेंजर्ड में आ गए हैं और लो पॉपुलेशन साइजेस में आ जाते हैं। फिर हमारे इंडिया में भी ना कुछ ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक लॉयन और राइनोसोरस। राइनो मतलब राइनो, तो राइनो अपने हॉर्न के लिए यूज़ होता है, राइनो मतलब। और बाकी सब जो एनिमल्स होते हैं ये सब अपने हाइड के लिए यूज़ होते हैं। हाइड मतलब जो उनके ऊपर की चमड़ी होती है, उनसे कपड़े, कॉस्मेटिक्स ये सब बनते हैं। और एलिफेंट अपनी टस्क, जो उसकी टीथ होती है ना, टूथ, तो उसके लिए वो यूज़ होते हैं। और कुछ जैसे फिश में ले लो, गैंगस रिवर डॉल्फिन, और बर्ड्स में ले लो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो अब हम चलो बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक्सटेंशन टर्म अब समझते हैं। अभी हमने एंडेंजर्ड समझा था, और एक्सटेंट अब समझते हैं। अब मतलब एक्सटेंट तो होता है पूरा खत्म हो जाना। अब एक्सटेंशन एक और नया स्टेज है, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है वैसे एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन में क्या होता है कि जब उस पूरी स्पीशीज में एक या दो बचे हो और वो ह्यूमन की मतलब निगरानी में हो, या पता नहीं कि मतलब ह्यूमन की निगरानी में हो भी नहीं सकते, पर कभी कभी होते कि ह्यूमन की निगरानी में होते, क्योंकि ह्यूमन्स को पता नहीं होता फिर वो एक्सटेंट घोषित कर देते। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, पिंक हेडेड डक, वो तो पूरा एक्सटेंट हो चुका है। वो डक था जिसपे पिंक कलर का सर था। तो जो स्पीसीज होती है जो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करती ना अपने नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जैसे उनका हैबिटेट काट दो नेचुरल और ज़्यादा देर अब जी नहीं पाएगी, तो उन्हें कहते हैं एक्सटेंट इन द वाइल्ड। अब इधर ना कुछ जैसे मान लो कुछ कंपनीज है, जैसे IUCN, साइट्स और WWF, ये क्या करते हैं ना, ये सब लिस्ट बना लेते हैं। जैसे IUCN रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये सब लिस्ट बनाते हैं और ये सब हेल्प करते हैं कि ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है इन एक्सटेंट होने से बचा, और बाकी जो सब स्पीसीज है। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज को ना थ्रेटेंड स्पीसीज भी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक जोग्राफिकल स्पीसीज जो होती है, मतलब एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो टर्म है एंडेमिक मतलब होता है कि एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो सिर्फ एक जोग्राफिकल एरिया में हो। जैसे अगर इधर इंडिया है तो इंडिया में ये बस एक तरह का प्लांट उगता है, बाकी एशिया, चाइना, रशिया, इन सब जगह नहीं उगता। या फिर कोई अगर इधर एनिमल है
तो वो कहीं और नहीं कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकता, उसका हैबिटेट उधर ही बन रखा है इतने बस इतनी सी अमाउंट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड होते हैं, जैसे नीलगिरी टहार और पिग्मी हॉग। फिर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, वो आपको पता है कैसे करते हैं, बस जो कंसिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन को उसको उल्टा कर दो। अब इधर ना जो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो इधर कुछ प्रोग्राम्स चलते फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो नेचुरली जो है वो जैसे डैमेज फॉरेस्ट होता है, जैसे कहीं आग लग गई पूरे फॉरेस्ट में या फिर उन्हें काट दिया गया, तो जो डैमेज फॉरेस्ट होता है थोड़े से लिविंग पार्ट है, तो वो जो है वो रिस्टोर हो सकता है बाय प्लांटिंग ट्रीज। और मतलब जैसे अगर हम ट्रीज प्लांट करेंगे तो रिस्टोर हो सकते हैं और बाकी सब प्लांट्स। तो ये होता है टर्म रिफॉरेस्टेशन, ये रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। रिफॉरेस्टेशन मतलब नए प्लांट्स को लगाना, ठीक है। अब जो इधर एक और टर्म है रिस्टोरेशन एक प्रोसेस होता है ना जिससे डैमेज्ड फॉरेस्ट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। मतलब डैमेज फॉरेस्ट को अगर हमें रिस्टोर करना है तो हमें क्या यूज़ करना है, रिफॉरेस्टेशन, मतलब रिफॉरेस्टेशन एक ही है। और फिर अब वो जो प्रोसेस है पूरा जिसमें वो हुआ है, पूरा जो डैमेज फॉरेस्ट है वो ओरिजिनल आ गया, तो उसे कहते हैं रिस्टोरेशन। तो ये पूरा मतलब टर्म दे रखा है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड साइट्स और रिजर्व्स की। गवर्नमेंट ने बहुत सारी साइट्स और रिजर्व्स प्लान कर रखी, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क्स होते हैं, रिजर्व्ड प्रोटेक्शन फॉरेस्ट होते हैं। अच्छा, एक टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री मतलब होता है एक फॉरेस्ट जो उगाते हैं लोग, जो लोकल पीपल ही उगाते हैं, कोई गवर्नमेंट ये सब नहीं करती है, वो सोशल फॉरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। जैसे नेशनल पार्क्स, जैसे एक जिम कॉर्बेट पार्क है, तो वैसे ही होता है। अब हमारे गवर्नमेंट ने ना कुछ बहुत सारे ना कंजर्वेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट किए थे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सब जो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो एक्सटेंट होने वाली थी उनको बचाने के लिए। अब बात करते हैं सीड बैंक की। सीड बैंक ऐसी जगह होती है ना जो सारे एंडेंजर्ड प्लांट्स जो होती है ना उनकी सीड्स अपने पास रखते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे सीड बैंक्स हैं और इंटरनेशनली भी सीड बैंक्स हैं। जैसे जो इंडिया ये इस पर बहुत पहले से काम कर रहा था प्लांट्स के लिए, तो ये जो हमारा इंडिया का सीड बैंक है ना वो हिमालयन माउंटेनियस रीजन में, लद्दाख में, और इधर ना बहुत सारे इंटरनेशनल भी होते हैं। जैसे मैं एक का नाम बता देता हूँ, मिलेनियम सीड बैंक पार्टनरशिप या फिर सलवार ग्लोबल सीड। तो यही होते हैं, मतलब सीड बैंक यही होते हैं जिधर बहुत सारे हम रखते हैं रिजर्व रखते हैं, जो सारे प्लांट्स एंडेंजर्ड होते हैं, कोई भी हो, हर टाइप के प्लांट्स की सीड्स रखते हैं। तो ये पूरी चैप्टर का हर टर्म क्लियर हो चुका है, तो ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। बाद में इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आज की वीडियो की जब सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।